नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर राजा बुंदेला से। राजा बुंदेला का पूरा नाम राजा राजेश्वर प्रताप सिंह युदेव है, लेकिन राजा बुंदेला के नाम से वो लोकप्रिय हुए। राजा बुंदेला का जन्म उत्तर प्रदेश के ललितपुर में हुआ। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से राजा बुंदेला ने एक्टिंग के गुर सीखे। फिर फिल्म ब्रिजभूमि से फिल्मी सफर की शुरुआत की। फिल्म कुमार गौरव अभिनीत फिल्म स्टार, सनी देओल अभिनीत फिल्म अर्जुन, अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म मैं आजाद हूं में अहम भूमिका निभाई। तो फिल्म शोला और शबनम, हैप्पी फिर भाग जाएगी और गोविंदा के साथ फिल्म स्वर्ग में भी अभिनय किया है। राजा बुंदेला एक अच्छे अभिनेता के साथ एक अच्छे डायरेक्टर भी हैं। इरफान खान अभिनीत फिल्म प्रथा, सिर्फ रोमांस, लव बाय चांस समेत कई फिल्मों में राजा बुंदेला ने निर्देशन भी किया। तो वहीं टीवी सीरियल मुझे चांद चाहिए, बाबुल का आंगन छूटे ना, बाइबल की कहानियां, तारा में भी अहम भूमिका निभाई है। तो दूरदर्शन के सीरियल फरमान में बशरत नवाब की भूमिका निभाई, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया। तो आज हम इनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर राजा बुंदेला। राजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम जी। सर, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि आखिर कैसे आपको कब लगा कि आपको इस एक्टिंग के क्षेत्र में जाना है, आपको भी एक्टर बनना है? हम जिस घराने से और जिस परिवार से आते हैं उसमें सिनेमा को बड़ा हेय दृष्टि से देखा जाता है। हम लोग क्षत्रिय हैं, अब वैसे ही उस तरह के मारपीट और संघर्ष करने वाले क्षत्रिय नहीं, लेकिन वंश परंपरा की जो बातें हैं वो वाले क्षत्रिय हैं। और उसमें हमारे लिए बड़ा नाटक, नौटंकी, रामलीला, ये सारी चीज़ों को देखना, दिखाना बड़ा हेय दृष्टि से देखा जाता था जी। और ना ही मेरा कोई मन था। मेरा मन था आर्मी में जाकर काम करना, आर्मी में जाकर देश की सेवा करना। लेकिन हालात कुछ ऐसे हुए ग्वालियर में जब मैं पढ़ने गया, तो एक तो घर से भी थोड़े से हमारे संबंध चल नहीं रहे थे ठीक, क्योंकि मैं नाटक वाटक करता था, तो पिताजी से, परिवार से बहुत आपस में बहस मुहासे होते थे। और एक दिन जब तंग आके मैं ग्वालियर चला गया और फिर एक नक्सलाइट्स मूवमेंट वहाँ चल रहा था, मैं उसका एक हिस्सा बना और फिर उसके चक्कर में मुझे ग्वालियर जाना पड़ा छोड़ के। और दिल्ली में जाके मेरे एक परिचित ने मुझे बताया कि तुम शक्ल सूरत ठीक है, तो क्यों ना एक्टिंग वैक्टिंग कर लो, तो बॉम्बे जाके कुछ कमा लोगे। मुझे भी ठीक ठाक लगा, क्योंकि मैं अपना वो भागने वाला पीरियड कर रहा था, ना मैं इधर का था ना उधर का था, घर भी नहीं था और ग्वालियर में भी मेरी दिक्कतें बढ़ चुकी थी। तो उनके कहने पर मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पे मैंने अप्लाई किया और वहाँ पर जब अप्लाई किया तो मेरा सिलेक्शन हो गया था, लेकिन गलती से मैंने अपना परमानेंट एड्रेस घर का दे दिया, तो मेरे पिताजी ने फाड़ फूड़ के 1000 और गालियाँ पड़ी मेरे नाम की। फिर जब मुझे किसी तरह से पता चला कि साहब मैं सिलेक्ट हो गया हूँ, तब तक जब मैंने अप्रोच किया तो वो सीट किसी और को मिल गई थी। और मुझे डे स्कॉलरशिप पर लाया गया कि विदाउट स्कॉलरशिप आप रहेंगे। तो मैंने पढ़ा और तकलीफ़ें हज़ार हुई कि मेरी भाषा का प्रॉब्लम था मेरे पास, मैं हिंदी बोलने वाला और हिंदी बेल्ट से, और दूसरा पैसे की कमी। तो हमारे गुरु इब्राहिम अल काजी साहब, जो आज नहीं है मरहूम हमारे बीच, उन्होंने बहुत मदद की। उन्होंने पैसे से, शिक्षा से, और आज जो कुछ भी है जीवन में, पिता माँ बाप ने जन्म दिया लेकिन खड़े होने में उन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया। सर, पहला ब्रेक जो एक एक्टर होता है वो हमेशा जब भी इंडस्ट्री में जाता है पहले ब्रेक की तलाश में रहता है। फिर आपने बताया कि किस तरह से एनएसडी में ही जब आपका सिलेक्शन हो गया, लेकिन उसके बाद आपके पिताजी को पसंद नहीं था। तो जो पहला ब्रेक था आपका एनएसडी से जब आप पास आउट होकर निकले, तो वो कौन सा था और कैसे मिला उसमें आपका मौका? हम लोग नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट करने के बाद हमारे वाला बैच कुछ दिनों के लिए पूना इंस्टीट्यूट गया और वहाँ पर हम लोगों को, वहाँ पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर्स और एक्टर्स की स्ट्राइक थी और उसमें हम लोगों को भेजा गया कि एक्टर्स के रिप्लेसमेंट आप हैं और वहाँ पे काम करें, और साथ साथ ट्रेनिंग भी मिली। वहाँ से पास आउट करने के बाद हम लोग बहुत मारे मारे घूमे। इतना आसान नहीं था जो आज सिनेमा, टेलीविज़न, OTT सब जो आ गए हैं, उस ज़माने में बहुत मुश्किल था। एक आध दो फिल्मों में कभी कभार रोल मिलते थे। राज बब्बर, नसीर, ओमपुरी साहब, ये लोग थोड़ा सा संघर्ष से निकल के बाहर आ गए थे, लेकिन हम लोगों को कहीं कोई मौका नहीं मिला। तभी उसी दौर में पूना फिल्म इंस्टीट्यूट के अशोक आहूजा करके एक डायरेक्टर थे, उन्होंने एक फिल्म बनाई आधारशिला। उसमें नसीरुद्दीन शाह का मेन रोल था
और मुझे रोमांटिक हीरो में जो कहानी थी उसमें भूमिका मिली। वो पहला ब्रेक था, लेकिन वो फिल्म बिल्कुल वैसी थी जैसे खुद कुआं खोदना और खुद पानी पीना। हम लोगों ने बनाने में मदद की, किसी ने पैसा दिया, किसी ने दूसरी चीज़ें दी, और फिर रिलीज़ के लिए भी हम ही लोगों ने पोस्टर लगाए और गेट पर खड़े होकर नीना गुप्ता हम लोगों ने टिकट बेचे और चंदा मांगा। तो वो पहला ब्रेक था। लेकिन कमर्शियल ब्रेक जो आपने कहा वो मेरा ब्रेक था ब्रिजभूमि में जी। वहाँ पर एक सिलेक्शन हो रहा था और ये देदामई के शिव कुमार जी थे, उन्होंने रोल दिया। और दूसरा बड़ा ब्रेक मुझे जावेद अख्तर साहब की लिखी हुई और राहुल रवैल साहब की डायरेक्ट हुई फिल्म अर्जुन में मिला, जब वो पृथ्वी थिएटर उन दोनों चल चुका था और हम लोग लगातार परफॉर्मेंस कर रहे थे। तो वहाँ पर जिस किसी को नए लड़कों को नई कास्ट करनी होती थी, डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को, तो वो यहाँ आके पृथ्वी थिएटर में चुनते थे। तो ये किस्मत से अर्जुन के टाइम में हम चुने गए। फिर विजेता मिली, वो शशि कपूर की ही फिल्म थी, वो भी वहीं से मिली। तो वो एक सिलसिला, पृथ्वी ने इस देश में बहुत सारे फिल्मी कलाकारों को पायदान दिया। इसके लिए हम सबको शुक्रगुजार शशि कपूर जी का और जेनिफर जी का होना चाहिए। हिंदी सिनेमा में जो नई जो कास्ट जैन आई है टीम, इसमें पृथ्वी थिएटर की बहुत बड़ी देन है। जी बिल्कुल सर। सर एक लोकप्रिय सीरियल था दूरदर्शन का फरमान है, इसमें एक बहुत ही अहम रोल आपने निभाया है और मुझे भी बचपन की कुछ यादें याद है जब मैं सीरियल देखा करता था। तो आपका इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग एक अदा थी, एक अदाकारी थी आपकी। बहुत सब लोगों को आपकी जो एक्टिंग थी बहुत पसंद आई और आपका जो किरदार था बहुत पसंद आया। तो इस लोकप्रिय सीरियल फरमान में कैसे आपको जुड़ना हुआ? नहीं, उसमें मेरी कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं है। वो उपन्यास ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था। रजिया आपा जी थी, उनका उपन्यास था आलम पनाह के नाम से, और उसके डायरेक्टर ही उतने अच्छे थे, लेक टंडन साहब, प्रोड्यूसर भी गुलानंद साहब इतने अच्छे थे। तो वो पूरा का पूरा माहौल इतना अच्छा था, चूँकि बेस इतना अच्छा था। आप यकीन जानिए मेरा रोल केवल 2 एपिसोड का था, चूँकि उन दोनों मेरे पास काम भी नहीं था और कोई ऐसा दूसरा कोई काम नहीं था कि बॉम्बे में रुकूं। तो उन्होंने कहा चलो तुम हैदराबाद भी घूम लेना और ये 2 एपिसोड भी कर लेना। लेकिन वो धीमे धीमे आपा को, जो राइटर थी, उनको बड़ा अच्छा लगा। बोले बेटा तेरा और रोल बढ़ाऊंगी, और हमसे सहमति डायरेक्टर से लेके देन इट वाज कंटिन्यू। और मैं आपकी, जैसा आपने कहा, मेरे भी दिल के बहुत करीब वो रहा है। और मैं मानता हूँ वो बहुत अच्छे कामों में से एक काम था दूरदर्शन पे जो उन दिनों आया, और मैंने बहुत कुछ सीखा उस पूरी टीम से, उसके राइटर से, डायरेक्टर से और कैमरामैन से। बाकी हमारे कंवलजीत साहब थे जो बड़े भाई का रोल कर रहे थे, उनसे सबसे सीखने को मिला। तो बहुत इंटरेस्टिंग था सब कुछ मिला के। जी सर, आपने और बहुत सारी फिल्में भी की, सीरियल्स भी आपने किए, लेकिन जो एक फिल्म है शोला और शबनम, इसमें गोविंदा के साथ जो आपकी भूमिका थी वो खास भूमिका थी, और जो आपकी लोकप्रियता थी, इस फिल्म के बाद आपकी लोकप्रियता और बढ़ गई, लोगों ने आपको और पसंद करना शुरू कर दिया। तो कुछ आप एक्सपीरियंस साझा कीजिए इस फिल्म के, कैसे थे एक्सपीरियंस गोविंदा जी के साथ काम करने के और इस फिल्म में? एक जैसा आप जानते हैं कि हम उम्र लोग एक बार मिल जाएं और जब अच्छा सा एक ग्राउंड मिल जाए तो उसमें फिर काम करने का मज़ा ही और होता है। जैसे अच्छा कैप्टन मिल जाए, डेविड धवन साहब उन दिनों बहुत अपने ऊपर पे थे, रोज़ पे थे, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में डायरेक्ट कर रहे थे। गोविंदा जी भी बहुत मशहूर हो चुके थे, और हम लोग, अनुपम खेर मेरे क्लासमेट, मेरे जूनियर 1 साल, हम सब लोगों ने मिलकर जब ये तय किया कि किसी को अहमियत नहीं देनी है, अहमियत काम को देनी है। और खूब हम लोग, इट वाज ऑलमोस्ट लाइक ए पार्टी, जो हम लोग जितना भी काम करते थे उससे ज़्यादा एंजॉय करते थे। तो वो एक ऐसी फिल्म है जिसको कभी कभार आप कहते हैं कि कल्ट फिल्म बन जाती है। अब अगर दोबारा हम सब चाहें तो वैसी फिल्म नहीं बनेगी। एक हमें उसमें दुख ये हुआ कि हमने एक उस अच्छी एक्ट्रेस को खो दिया, दिव्या दत्ता को, जो इस देश दुनिया में और सिनेमा जगत में बड़ा नाम करती। उसके बाद हमारे थोड़े बहुत संबंध भी रहे, लेकिन वो कहाँ गुमनामी में कैसे हुआ, और फिर उन्होंने जो घटना घटी हम सबके सामने है। बट इट वाज ह्यूज, बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म थी और हम सब ने एंजॉय किया। जब शूटिंग खत्म हुई तो हमें बड़ा दुख हुआ, क्योंकि हम सब लोग पिकनिक कर रहे थे, अनुपम खेर, गोविंदा, कभी इसको कभी उसको। तो ये लम्हे ऐसे होते हैं जो अच्छी फिल्मों से अगर आप जुड़े होते हैं तो आपको लगता है कि आपने सीखा भी, और जो आपके पास है वो आपने दिया भी। दिस इज वॉइस ओवर सर। अच्छा, इसलिए दुख इस बात का था कि अब शूटिंग खत्म हो चुकी है और अब शायद जो मस्ती होती है शूटिंग में अब वो नहीं हो पाएगी सबके साथ मिलकर। नहीं, वो भी एक रीजन था, लेकिन हम लोग जो शेयर कर रहे थे, हम जिंदगी में, कोई पढ़ा लिखा हमसे ज्यादा था, अपने अनुभव, कोई सिनेमा की बात शेयर करते थे, कोई फोटोग्राफी की, कोई राजनीति की,
वो भी था, साथ साथ हमने सीखा एक दूसरे से, और तभी तो हम बेस्ट दे पाए उसमें। सब लोगों की कोशिश यही थी जी। कि उसमें बेस्ट दे। तो हर अच्छी चीज़ का जब अंत होता है तो कहीं ना कहीं दिल में तकलीफ तो होती है, और वही उस फिल्म के साथ भी हुआ। बिल्कुल, लेकिन वाकई बहुत ज़बरदस्त फिल्म थी, हिट फिल्म थी, और आज भी उस फिल्म को जब भी टीवी में आती है तो उसको मैं बैठकर देखता हूँ। हमारी मम्मी बहुत पसंद करती है इस फिल्म को। धन्यवाद। जी। अच्छा, सनी देओल के साथ भी आपने काम किया है, जी। फिल्म अर्जुन में, नाना पाटेकर जी के साथ भी आपने काम किया है, फिल्म अंकुश में। तो इनके साथ कैसा एक्सपीरियंस था? क्योंकि नाना पाटेकर जी की जो एक्टिंग की जो एक अदा है वो डिफरेंट है, सनी देओल जी उनकी भी एक अदा अलग है। तो कैसा एक्सपीरियंस था इनके साथ? देखिए, दोनों ही एक्टर एट पार अलग अलग दिशाओं से आते हैं। नाना जब सिनेमा में आए तब नाना अपने आप में थिएटर में मराठी रंगमंच पे एक बहुत बड़ा नाम बन चुके थे, और उसके चलते उनको हिंदी सिनेमा ने लेना शुरू किया। नाना को कोई ऐसा रेड कारपेट वेलकम नहीं हुआ, वो एक संघर्ष करके अपने आप को इस्टेब्लिश करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो वो बिल्कुल, और पूरे अनुभवी, उनमें बहुत पुख्ता, मतलब कैरेक्टर को समझना, जानना, डायरेक्टर के साथ बैठना, ये सब है। दूसरी तरफ सनी देओल बहुत सहज इंसान है। वो ज़िंदगी को बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। उनको लगता है जो सामने से ऐसा आ रहा है उसको वैसे ही जीना चाहिए, उसमें कोई मोड़, कोई तरोड़ करोड़ कुछ ना करें। तो ये दो अलग अलग व्यक्तित्व थे, और दोनों ही अपने आप में बिल्कुल मजे हुए। आप सनी का किसी से कभी विवाद नहीं सुनेंगे, सनी का किसी के कहीं किसी मसले में पड़ने की बात नहीं सुनेंगे। तो दोनों के साथ अच्छा लगा, और दोनों से सीखा ही है। सनी से मैंने सीखा कि अपने काम पर ध्यान दो, दुनिया क्या कहती है, दुनिया क्या समझती है, ये उनकी समस्या है। नाना से ये सीखा कि काम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन काम के साथ साथ जो आपके साथ काम कर रहे हैं वो कितने इसलिए नाना गिनी चुनी फिल्में करते हैं। गजब का इंसिडेंट अगर आप नाना का सुनाएंगे तो आप हंसेंगे। प्लीज सर। बोनी कपूर ने नाना जी को एक फिल्म के लिए साइन करना चाहा। एक इंग्लिश फिल्म का बन रहा था रीमेक, नॉट विदाउट माई डॉटर, जिसमें करिश्मा कपूर, नाना और संजय कपूर थे, और शाहरुख ने गेस्ट अपीयरेंस की। तो बोनी ने कहा, नाना एक फिल्म में तुझे रोल करना है और मेन इंपॉर्टेंट रोल है। तो उसने कहा 50 लाख। अरे नाना यार 60 लाख। अरे नाना मेरी बात तो सुन, 70 लाख। अरे नाना क्या पागल हो गया, 80 लाख। अरे नाना प्लीज भगवान के लिए 90 लाख। और नाना ने कहा अब अगर तुमने ज्यादा बोला तो 2.25 करोड़ से 1 पैसा कम नहीं लूंगा। तो फिर उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ मिलने। बोले आओ। बोले यार तू मुझसे 1 करोड़ मांग रहा है और गोविंद निहलानी की फिल्म तू फ्री में करता है। तो उसका जवाब देखिए कितने कायदे का था। उन्होंने कहा गोविंद निहलानी पैसे के लिए फिल्म नहीं बनाते, उस समाज में देने के लिए फिल्म बनाते हैं। तुम केवल पैसा कमाने के लिए फिल्म बनाते हो, इसलिए तुमसे पैसा ले रहा हूँ। उसको तो बल्कि और दूंगा, मेरी जेब में होगा, क्योंकि वो अपने रूप से समाज की बिल्कुल वो कर रहा है। तो ये नाना का कैरेक्टर है। अब आप सोच लीजिए, तो वो हमने बहुत नाना, मैं तो यही मानता हूँ थिएटर में आज मील का पत्थर है, सिनेमा में भी मील का जी पत्थर है। बिल्कुल। अच्छा सर, एज ए एक्टर आपने बहुत सारी फिल्में की, सीरियल किया आपने, लेकिन फिर डायरेक्शन में कैसे जाना हुआ आपका? क्योंकि जो फिल्म प्रथा है उसको आपने डायरेक्ट किया, इसके आप प्रोड्यूसर भी हैं, तो फिर एक्टर से डायरेक्टर बनने का ख्याल कैसे आया? अभी भागीरथ जी, जब आप सिनेमा में एक्टर बनेंगे तो आपको एक मकाम पे ये पता चल जाएगा जी। कि एक्टर केवल एक छोटा सा सिनेमा का हिस्सा है, टुकड़ा है। दूसरे के बताए हुए डायलॉग, लिखे हुए डायलॉग बोलता है, दूसरे के निर्देशन में मुड़ता है, दूसरे के बनाए हुए कपड़े पहनता है, दूसरे की दिशा बताए हुए में काम करता है। एक्टर का कंट्रीब्यूशन केवल उसकी शक्ल है। हिंदुस्तान की फिल्मों की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरी जगह में फिल्मों का अलग एक तरीका है। एक जगह जब मुझे ये पता चल गया कि एक्टर केवल एक टूल मात्र है, एक क्रिएटिवली कहीं बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता। और दूसरा ये भी कि एक्टर का एक अपना पीरियड होता है, जिस पीरियड में आप जितना अच्छा कर लें, जितना ग्लैमर उसमें चढ़ जाएं, लेकिन बाद में जो आपका जो ढलान होती है वो बहुत तकलीफदेह होती है। तो तब मुझे लगा कि क्यों ना हम लोगों ने एक प्रोडक्शन कंपनी खोली। मेरे एक मित्र हैं, हम दोनों ने मिलकर प्रोडक्शन कंपनी खोली प्रयास प्रोडक्शन के नाम से। और फिर मुझे लगा कि ये प्रोडक्शन में तो प्रोड्यूसर बन के तो ये साला सिवाय ये कि इसका काटो उसका समेटो। तो हमने कहा नहीं यार, अब हम डायरेक्टर बनेंगे। और मन में था भी, इतने दिनों से अनुभव हो चुका था, इंस्टीट्यूट से भी सीख चुका था। तो पहला प्रयास हमने किया अपने प्रयास प्रोडक्शन में। मुझे जान चाहिए बहुत प्रसिद्ध उपन्यास जी। सुरेंद्र वर्मा जी का था। उसमें हमने 106 एपिसोड बनाए। और चूंकि वो हमारे बुंदेलखंड से रिलेटेड था, गांव देहात की एक लड़की कैसे बॉम्बे पहुंच के महान एक्ट्रेस बनती है और कैसे विड्रॉ करती है, तो वो मेरे लिए बहुत सूटेबल था, मुझे सहज रहा।
और फिर उसी के चलते फिर प्रथा का जी। एक मौका मिला मुझे, मनमोहन शेट्टी ने प्रेजेंट की थी, मैंने खुद प्रोड्यूस की थी। तो प्रथा हमारी एक बहुत प्रसिद्ध घटना की, यूपी में एक सत्य घटना पे आधारित थी। तो उसको बनाया। एक्टर अल्टीमेटली सिनेमा में एक जीरो है, डायरेक्टर इज एवरीथिंग। वो डिसाइड करता है जी। क्या होना है, क्या नहीं होना है, और किसको होना है और किसको नहीं, और कितना होना है और कितना नहीं होना है। तो ये मुझे लगा ये कंट्रीब्यूट करने के लिए एज ए क्रिएटिव पर्सन, जी। डायरेक्टर से अच्छा और कोई और दूसरा कोई वो नहीं, रोल नहीं है। जी। अच्छा, इस फिल्म में इरफान खान जी मुख्य भूमिका में थे, तभी तक तो आप जो डायरेक्टर आपको कहते थे, आप वो एज ए एक्टर करते थे। अब आप एक्टर को आप डायरेक्ट करते थे, निर्देशित करते थे, तो कैसा एक्सपीरियंस था उनके साथ? इरफान खान जी को डायरेक्ट करके आपको कैसा लगा? इरफान के बहुत सारे गुण थे। उसमें एक गुण था कि एक बार आपसे पूरी फिल्म का डिस्क्रिप्शन लेते थे, फिल्म का एज ए होल, कि आप ये फिल्म क्यों बना रहे हैं। उनका पहला, और ये बहुत अच्छी बात है, हम लोग सिनेमा बनाते हैं तो हमें पता होना चाहिए हम क्यों बना रहे हैं और किसके लिए बना रहे हैं। ये पहला सवाल था। चूंकि इसके पहले इरफान मेरे साथ एक सीरियल में मेन रोल कर चुके थे, राजपथ करके। मैंने सहारा के लिए एक सीरियल बनाई थी जो पॉलिटिकल बेस्ड थी, और इरफान ने मेन रोल किया था। तो जब हमने इस फिल्म के लिए अप्रोच किया तो पहले तो उन्होंने स्क्रिप्ट पूरी मांगी। अच्छा, और फिर मुझसे पूछा क्यों बना रहे हो। मैंने कहा देखिए बुंदेलखंड में बनाऊंगा, चूंकि ये सत्य घटना पे आधारित है, इसको बहुत अहमियत नहीं मिली, लेकिन फिल्म के बाद हो सकता है उस परिवार को न्याय मिले। अच्छा, उनके कैरेक्टर के 3 डायमेंशनल था, वो सिंगल स्ट्रेट विलन नहीं था। उसमें वो साधु भी थे, फिर विलन भी थे, फिर एक जगह जाके उनको लगता है कि गलत काम हुआ, उसको ठीक करना है, तो ही एग्रीड। और उसके बाद उनको केवल हमें इतना बताना होता था कि इस आदमी के साथ आपका ये इंटरेक्शन है, ये आपकी रिलेशनशिप है, और इसके बाद इस पूरे सीन का लब्बो लबाब ये है। तो उस तरह से कभी, चूंकि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के ट्रेंड एक्टर, वो बाय बर्थ इनबॉर्न एक्टर जिसे हम कहते हैं, इरफान वो थे। तो उनको बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, स्पून फीडिंग जिसको हम कहते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं रही। लेकिन हाँ, जहाँ कहीं जैसे एक इंसिडेंट हुआ, मैंने उनसे कहा इरफान आप इसमें सीक्वेंस में पालथी मार के मत बैठना। जब आप ध्यान करते हैं तो हमारे हिंदू सभ्यता में पालथी मारते हैं, जो कुछ सुखा आसन बोलते हैं। तो बोले क्यों नहीं बैठूं। मैंने कहा पालथी तुम नहीं मारोगे, उसकी वजह है। बोले अरे आप बताइए तो क्या वजह है। थोड़ा सा उनको बुरा भी लगा, मैंने लोगों यूनिट में सबके सामने बोला जी। मैंने कहा आदमी जब निर्वाणा की ओर जाता है, ध्यान करता है, अपने आप में खोता है, तो सुख आसन में बैठता है। तुमने 8 मर्डर किए हैं, 5 साल से तुम भगोड़े हो, एक अभी लड़की को गर्भवती हो गई है, उसके बारे में तुम्हारे फंसने वाले हो, तुम्हारे मन में इतने द्वंद्व चल रहे हैं कि तुम इस पोस्चर में बैठ ही नहीं सकते हो, तुम 2 मिनट पोस्चर बदलोगे दूसरे। एंड ही गॉट इट, ही सेड अरे राइट, वेरी राइट। हमने कहा ये पोस्चर बस एक आध ऐसे ही हुए, वो और कभी नहीं। बिल्कुल, वाकई तुझे एक एज एन डायरेक्टर जो एक जहन में रहता है, डायरेक्टर के जहन में, कि उसके जो एक्टर है उसको कैसे बैठाना है, उससे कैसे डायलॉग डिलीवरी करना है, क्योंकि पूरी स्टोरी उनके जहन में रहती है। तो उसी के हिसाब से फिर आपने उनको बोला और जो कुछ उनकी समस्याएं थी, प्रॉब्लम थी, वो आपने उनको सॉल्व की। अच्छा राजेश जी, हम आपकी कुछ एक पर्सनल लाइफ की बात करेंगे। आपकी जो वाइफ हैं सुष्मिता मुखर्जी जी, वो भी बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, मशहूर एक्ट्रेस हैं। तो कैसे आपकी उनके साथ मुलाकात हुई, कैसे आप दोनों एक दूसरे के हमसफर बने? एक तो हम लोग आमने सामने पड़ोसी थे, वो मेरे सामने रहती थी और मैं तीसरी माले पे उनके घर के सामने रहता था। अच्छा, तो यहाँ पर मैं एक लाइन जरूर आंखें नहीं मिली थी जी लेकिन वो हम आमने सामने जरूर रहते थे। क्योंकि मुझे लगा एक वो लाइन याद आ रहा था कि मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता बिल्कुल है। ना तो चांद थी ना वो हमारा कभी मुखड़ा और दुखड़ा होता था। उनको वो एक प्ले कर रही थी, उनका एक ग्रुप है नाटक कंपनी जी, और उन दिनों मैं खाली था। चीन की हसीना करके एक नाटक था, हाँ, तो उसमें मेन रोल की भूमिका उनकी थी और जो हीरो, जो सो कॉल्ड आप कहते मेरी थी। उसी दौरान चर्चा हुई हम लोगों के काम करने की और मैंने उसमें काम किया क्योंकि थोड़ा बहुत पेमेंट मिल रहा था। उन दिनों हम लोग पैसों के लिए बड़ा काम करते थे। उस ज़माने में हम एक एक पैसे के, जितने भी हमारे टाइम के एक्टर थे, मोहताज थे, कहीं से पैसा आता ही नहीं था। डबिंग पे कभी मिल जाता था, इस तरह का काम था ही नहीं। वो प्ले हुआ और फिर जब थोड़ी बहुत एक दूसरे की समझ बनी तो मुझे लगा यार अगर मैंने कभी शादी की और मेरे बच्चों को रख रखाव कोई कर सकता है तो ये महिला कर सकती है। पर धीमे धीमे चर्चा हुई और फिर एक दिन पता नहीं मैंने उनको कहा अच्छा 7 तारीख को हम शादी करेंगे।
तो मैं गया अपने इनसे मिलने में, घर से होते हुए जब जाता था तो इनसे मिल से जाता, देखा तो घर में बंधनवार और मालाएं मालाएं। मैं डर गया, मैंने कहा "अरे, क्या हो रहा है सुष्मिता के यहाँ"। जी। तो मैंने वॉचमैन से पूछा, मैंने ऊपर क्या है? बोले सत्यनारायण की कथा है। अरे मैंने कहा रात में सत्यनारायण की कथा कहाँ होती भाई? ऊपर गया तो पार्टी वार्टी अपनी चल रही थी। जी। तो मैं गया इनके कमरे में, मैंने कहा क्या हुआ? बोली आज हमारी शादी है, तुमने टाइम दिया था, बोलो हाँ या ना। अरे मर गए, मैं हेल्थ क्लब से आया, मैंने कहा उग गया को। जी। बोली नहीं, दोनों ही मौके हैं, हाँ भी कह दो ना भी कह दो। हाँ कहोगे तो खुशी में पार्टी, ना कहोगे तो दुख में पार्टी, खाना वाना तो लग ही गया। जी। मैंने कहा आध घंटे का समय दो। एक बोली नहीं, यहीं बैठ के बताओ। हाँ। तो जहन में मैंने आंखें बंद की तो सारी गर्लफ्रेंड याद आई एक के बाद एक, किसके साथ घर बसेगा, कौन लड़ेगी। तो 15-20 मिनट में जब आखिरी तस्वीर इनकी रह गई तो मैंने कहा हाँ भाई हाँ, ये हमारा मिले। और फिर रेस्ट इज द हिस्ट्री। हम दो खूबसूरत हमारे जी। बेटे हैं, एक न्यूजीलैंड में पढ़ रहा है, साइंस कर रहा है। हाँ। एक मेरा बेटा अभी फिल्म खत्म करके नेटफ्लिक्स के साथ जुड़ा है। तो वाकई सर आपकी जो शुरुआत बहुत ही इंटरेस्टिंग रही। मैं तो कहूँगा ये तो फिल्मी जो हम कहते हैं ना कि जो हीरो हीरोइन मिलते हैं तो उस स्टोरी से भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपकी। मैं जीवन में बड़ा विद्रोही रहा हूँ। जी। हम घर से निकले, वो विद्रोह हुआ। हाँ। एक तो विरोधी होता है, विरोधी का मतलब आप विचारधारा से विरोध करते जी। हैं, लेकिन हम तो विद्रोही रहे। हाँ। फिर शादी भी दूसरी कास्ट में की, वो विद्रोह। हाँ। फिर पहले एक्टर बन गया था, फिर एक्टिंग छोड़ के प्रोडक्शन में चला गया, वो हाँ। विद्रोह। फिर डायरेक्शन में आ गया, वो विद्रोह। जब थोड़ा बहुत काम डायरेक्शन में मिल रहा था तो अब बुंदेलखंड में आ गया, तो वो जी। विद्रोह है। अच्छा सर, आपने एक पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई थी आपने और चुनाव भी लड़ा था आपने, तो भविष्य को लेकर क्या कुछ योजनाएं हैं आपकी राजनीति को लेकर? साहू जी, राजनीति लक्ष्य नहीं है मेरा। मेरा लक्ष्य 5 करोड़ बुंदेलखंड वासियों को, जो बुंदेलखंड था मुगलों के समय में था, अंग्रेजों के समय में था, उस बुंदेलखंड को एक बार दोबारा स्वरूप दिलाने का लक्ष्य है। 5 करोड़ के लोगों को 7 नदियां हैं, फिर भी वहाँ पानी नहीं है। हम 4-5 जगह बिजली बनाते हैं, फिर भी हम 8 घंटे से 6 घंटे से ज़्यादा बिजली नहीं मिलती। पूरे दुनिया भर को आप देख लें, मैं हिंदुस्तान भर में सबसे ज़्यादा मिनरल, सबसे ज़्यादा अच्छे हर्ब्स हम बुंदेलखंड में पैदा करते हैं। सबसे ज़्यादा तीर्थ स्थल इस पूरे प्रदेश में हमारे बुंदेलखंड में है। लेकिन आज भी हम सूखा, भूखा और बेरोजगारी के लिए जाने जाते हैं। जब भी कोई समाचार है बुंदेलखंड में, अरे बुंदेलखंड में, जबकि ये सारी पार्टियां कहती हैं हमने बुंदेलखंड के लिए ये किया, हमने वो किया। अगर बुंदेलखंड के लिए सब पार्टियों ने किया होता तो बुंदेलखंड स्विट्जरलैंड से भी अच्छा हो जाता। लेकिन आज भी दुर्दशा बुंदेलखंड की है। वो पार्टी भी मैंने इसलिए बनाई थी कि मैं जनता तक जाके उनकी समस्याओं को समझ के पार्लियामेंट या विधानसभा में पहुंचाऊं, या फिर मुझे लग रहा था कि हमारे लोग जीत के वहां जाएं। पॉलिटिकल लक्ष्य नहीं है। और जहां पार्टी, जिस पार्टी के साथ हूं मैं, बीजेपी के साथ, उसमें छोटे राज्यों की बात कही गई है, इसलिए मैंने ज्वाइन की है। और मैंने बुंदेलखंड के लिए उनसे बात कही है। उन्होंने कहा बुंदेलखंड हमारे, विदर्भा बुंदेलखंड हमारे मैनिफेस्टो में है, लेकिन अभी प्रायोरिटी पे नहीं है और इस पे हम विचार अवश्य करेंगे। तो मेरा राजनीतिक लक्ष्य केवल इतना है। मैं ठीक ठाक सा एक्टर हूँ, ओटीटी का काम मिल रहा है, ये राज बना दें तो मैं जाके फिर अपनी ओटीटी में काम करने लगूंगा। नहीं सर, आप बहुत बेहतरीन अभिनेता है। बचपन से हम आपको देख रहे हैं, आपने दर्शकों को बहुत एंटरटेन किया है और सर बहुत आप एक अच्छा वक्ता भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेता, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर राजा बुंदेला जी से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।